अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के कोर्स के अंदर हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल जो है वो बहुत इजी सी चीज़ है, लेकिन स्टूडेंट्स को मोस्टली समझ नहीं आ रहा होता कि रिसर्च प्रपोजल को किस तरह लिखें, या अगर हम रिसर्च प्रपोजल लिखें तो हमारा रिसर्च प्रपोजल इफेक्टिव किस तरह हो। तो इसके अंदर आज मैं बड़ी इजी सी टिप्स बताऊंगा जिसमें आप अपने रिसर्च प्रपोजल को वेरी इफेक्टिव और वेरी ब्रीफ बना सकते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे रिसर्च प्रपोजल की लेंथ जो है मोस्टली एजेंसीज या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस वो बता रही होती हैं कि आपने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बता रही होती हैं कितने वर्थ का आपका रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। मोस्टली स्टूडेंट्स फॉरेन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो जो डिफरेंट उधर के प्रोफेसर्स होते हैं वो आपको एक छोटा सा टास्क देते हैं कि आपने इस टॉपिक पे रिसर्च प्रपोजल बनाना है, और इस रिसर्च प्रपोजल की बेस पे मैं देखूंगा कि आपको मैंने एडमिशन देना है या नहीं देना। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कि एक अच्छा सा ब्रीफ और जो है एक डिस्क्रिप्टिव टाइप का किस तरह हम रिसर्च प्रपोजल लिख सकें। तो इसमें बेसिकली मैं एक वर्ड लिखूंगा, आपने उस वर्ड को माइंड में रखना है और उसकी बेस पे आपका सारे का सारा रिसर्च प्रपोजल है। आपने जस्ट सिर्फ एक वर्ड को समझना है और वो वर्ड है टाई टाइपोलीमर। ठीक है, ये जो टाइपोलीमर है बेसिकली एब्रीवेशन मैंने बनाया है, तो इसको देखते हैं कि ये टाइपोलीमर किस चीज का एब्रीवेशन है। ठीक है, इसमें जो टी स्टैंड्स फॉर टाइटल। सबसे पहले आपकी जो रिसर्च प्रपोजल है उसका टाइटल बहुत ब्रीफ होना चाहिए। ठीक है, बहुत ब्रीफ का मतलब ये नहीं कि वो टू मच शॉर्ट हो। ठीक है, ब्रीफ भी हो, डिस्क्रिप्टिव भी हो, कि आपके टाइटल को पढ़ के आपकी पूरी की पूरी रिसर्च एरिया का समझ आ जाए। ठीक है, कि आप वो जो टाइटल लिख रहे हैं वो टू मच शॉर्ट या टू मच लॉन्ग नहीं होना चाहिए। मोस्टली 10 से 12 वर्ड्स इफेक्टिव है। ठीक है, तो टाइटल जो आपका होना चाहिए वो ब्रीफ होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, कि मतलब आपके पूरे रिसर्च एरिया को वो डिस्क्राइब कर रहा हो, लेकिन वो ब्रीफ भी हो, टू मच शॉर्ट ना हो, टू मच लॉन्ग ना हो। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास टी स्टैंड्स फॉर टाइटल, आई फॉर इंट्रोडक्शन। मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या चीजें लिखें। तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने कि उस रिसर्च का बैकग्राउंड देना होता है, उस रिसर्च के फैक्ट्स देने होते हैं कि उसके अंडरलाइंग फैक्ट्स क्या हैं उसके अंदर, और उसके बाद आपका पर्पस क्या है, क्या आप उस रिसर्च को क्यों कंडक्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के अंदर आपने प्रीवियस बैकग्राउंड देना है। ठीक है, और उसके बाद उसके फैक्ट्स और पर्पस, और उसके बाद उसका रिसर्च एरिया। आपके प्रपोजल का रिसर्च एरिया समझ आना चाहिए कि इसका रिसर्च एरिया क्या चीज है। ठीक है, जैसे आप डिफरेंट पेपर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं उसमें आप नोटिस कीजिएगा कि यही चीजें होती हैं कि उसका बैकग्राउंड, उसके फैक्ट्स, उसका हल्का सा पर्पस बताया होता है, उसके बाद उसका रिसर्च एरिया जो है उसको ब्रीफली जो है वो डिस्कस किया जाता है कि उस रिसर्च का रिसर्च एरिया क्या है। उसके बाद पी स्टैंड्स फॉर योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कई मरतबा पिछले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी रिसर्च करने से पहले हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए, हमारे पास प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम होगी तो हम एक अच्छी रिसर्च कर सकेंगे। हमने बेसिकली रिसर्च क्या चीज है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। अगर हमारे पास प्रॉब्लम ही नहीं होगी तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे। तो रिसर्च के अंदर हमने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमारे पास प्रॉब्लम का होना लाजमी है।
तो तीसरे नंबर पे हमारे पास उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी कि ये मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। जैसे मैंने कहा था कि डायबिटीज पे अगर मैं काम कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा मैं डायबिटीज पे क्यों काम कर रहा हूं, तो मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी कि पाकिस्तान के अंदर डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। या मैं कह सकता हूं द रिस्क फैक्टर्स ऑफ डायबिटीज, कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, मैं इसके रिस्क फैक्टर्स पे रिसर्च करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज इन पाकिस्तान की, उसकी प्रेवलेंस क्या है, कितनी वो डायबिटीज जो है पाकिस्तान के अंदर किस रेट से वो ग्रो कर रही है। उसके बाद ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्टिव ऑफ योर रिसर्च। ऑब्जेक्टिव का कि आपकी रिसर्च का पर्पस क्या है। जैसे मैंने डायबिटीज की बात की, डायबिटीज बहुत ज्यादा ग्रो करी है, तो मेरी रिसर्च का पर्पस है इसके ग्रो करने की रीजंस का पता चलाऊं, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं जो पब्लिक के अंदर रिस्क फैक्टर्स है पब्लिक को जिनका नहीं पता, मैं उनका पता चलाऊं कि पब्लिक ऐसा क्या काम करी जिसकी वजह से डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रही है। तो आपने अपनी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स को ब्रीफली जो है वो डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो मेरी अगला जो चीज है LI, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम डिफरेंट रिसर्च पेपर लिखने के अंदर और वो सारा। तो LI स्टैंड फॉर लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम क्या लिखें, आज इसको मजीद जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैंने इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि वो आपके बिगनिंग स्टेजेस थी। आज इसको थोड़ा सा मजीद एलेबोरेट करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपने सारी की सारी चीजें बतानी कि अदर्स ने क्या की है, व्हाट अदर साइंटिस्ट हैव डन एंड व्हाट दे डोंट हैव डन, ठीक है। और वो चीजें जो वो उन्होंने नहीं की, ठीक है। जो चीजें वो कर चुके हैं आपने वो भी बता दी, जो चीजें वो नहीं कर चुके वो भी बता दी कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अदर साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम पे ये काम किया है। मैं सारे का सारा लिटरेचर पढ़ चुका हूं, उन्होंने ये काम किया लेकिन इस एरिया पे उन्होंने काम नहीं किया जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। मैं इस एरिया पे काम करना चाहता हूं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो आपने सारे का सारा प्रीवियस काम देना है कि व्हाट अदर्स हैव डन, ओके, एंड व्हाट अदर्स हैवंट डन, जो अदर्स ने नहीं किया आपने वो चीज बतानी है। एंड आई वांट टू डू दिस, और मैं ये करना चाह रहा हूं। आपका ऑब्जेक्टिव और दूसरों ने क्या किया क्या नहीं किया और आप इसको क्यों सॉल्व करना चाह रहे हैं, आपने इस प्रॉब्लम को क्यों चूज किया, क्योंकि ये वाली जो चीज है इस चीज की वजह से ये काम, ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, ये प्रॉब्लम इस एरिया पे काम करने से जो है इसका सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। आपने लिटरेचर रिव्यू को प्रॉपर्ली डिस्कस करना है, ठीक। उसके बाद जो अगले लेटर्स हैं M और E, इसमें मेथडोलॉजी, ठीक है, मेथड्स को आपने डिस्क्राइब करना है। पहले भी हमने जो है हल्का से इसको ब्रीफली डिस्कस किया था कि आपने रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर जब आप कोई भी एक पेपर लिखते हैं, रिसर्च पेपर या एक रिव्यू पेपर लिखते हैं, तो उसके रिसर्च पेपर के अंदर आपने मटेरियल एंड मेथडोलॉजी देनी होती है कि आपने किन मेथड्स को फॉलो किया, आपने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, आपने कौन सी टेक्निक्स यूज की, आपने किस तरह डाटा को एनालाइज किया, ये सारी की सारी चीजें आप मेथडोलॉजी के अंदर देते हैं। लेकिन एक रिसर्च प्रपोजल के मेथडोलॉजी थोड़ी डिफरेंट है। जैसे कि आप रिसर्च पेपर में करते हैं कि आई डिड दिस, but in your research proposal you will write that I will do this, okay, that was in your past, you have done that, but here you will do it, आपने अभी ये करना है। इसके अंदर आप सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आया कि ये वाली जो मेरी रिसर्च है ये केस स्टडी है, ये किसी किस्म का सर्वे है, ये किसी किस्म का प्रोजेक्ट है, ये किसी किस्म की मॉडलिंग है, इसमें मैं कोई मॉडल तैयार करूंगा, मैं कोई सर्वे करूंगा, या मैं इसके अंदर केस स्टडी करूंगा, पेशेंट्स लूंगा, उनको सारे का सारा ये सारी चीजें। तो मेथडोलॉजी के अंदर आप एक एक चीज को डिस्कस करते हैं कि मेरी जो रिसर्च है वो किस तरह की है, इसमें कौन से एक्सपेरिमेंट्स में यूज करूंगा, इसके अंदर मैं कौन सी टेक्निक्स यूज करूंगा, मैंने डाटा को किससे एनालाइज करना है, इस सारी की सारी चीजें आप रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर देते हैं। उसके बाद एट द एंड हियर इज R, एंड R स्टैंड फॉर
रेफरेंस। तो रेफरेंसेस क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस लेक्चर ऑफ साइटेशंस एंड प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म वाले चैप्टर के अंदर, टॉपिक के अंदर या लेक्चर के अंदर हम ये सारी की सारी डिस्कस कर चुके हैं चीजें कि रेफरेंसेस क्यों जरूरी हैं। अगर हम रेफरेंसेस नहीं देंगे तो हमारा डाटा प्लेजराइज्ड होगा, ठीक है। और दूसरी बात, ये सारे के सारे रेफरेंस बता रहे होते हैं कि इसको हमने कहाँ से स्टडी किया है, हमारा बैकग्राउंड, हमने इंट्रोडक्शन कहाँ से दिया, हमारा लिटरेचर रिव्यू क्या है कि प्रीवियस साइंटिस्ट जो काम कर चुके हैं, कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया, सारी की सारी चीजें हमारे रेफरेंसेस के अंदर होती हैं, ठीक। तो हमारे रेफरेंसेस ब्रीफ कर रहे होते हैं, सारे के सारे एलैबोरेशन कर रहे होते हैं इसके अंदर कि हमारा सारे का सारा डाटा किस साइंटिस्ट का है, किस साइंटिस्ट ने क्या काम किया, वो सारी की सारी चीजें हमारे रेफरेंसेस के अंदर हैं। और रेफरेंसेस लिखने का एंड नोट से ऑलरेडी हम एक लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीजें थी जिसके थ्रू हम एक अच्छा जो है वो रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ ब्रीफ सी चीजें मैं आपको कुछ 2-4 टिप्स और बताना चाहूंगा। रिसर्च प्रपोजल लिखते वक्त आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आपने अपने टॉपिक से रेलेवेंट रहना है, आपने इधर उधर की नहीं मारनी। जब भी आप अपने रिसर्च प्रपोजल के अंदर उसको एक्सटेंड करने के लिए, अपने वर्ड्स पूरे करने के लिए इधर उधर की बात करते हैं, तो जो आपका इन्वेस्टिगेटर है, जो आपका सुपरवाइजर है, जो इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आपका रिसर्च प्रपोजल पढ़ रहा है, वो कहेगा इसने ये क्या किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपने रिसर्च एरिया के अंदर रहना है, आपने टॉपिक को नहीं छोड़ना, टू मच उसको आपने एक्सप्लेन नहीं करना, टू द पॉइंट रहें, ठीक है। और टू शॉर्ट भी ना करें कि आपकी जो बात है वो पूरी भी हो जाए, उसमें इधर उधर की बात भी ना आए, और ऐसा भी ना हो कि आप कोई ना कोई बात उसके अंदर छोड़ जाएं। मतलब आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है, उसको ब्रीफ भी रखना है, उसको मीनिंगफुल भी बनाना है, उसको टू मच जो है वो लेंथी भी नहीं करना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे और टाई पॉलीमर को माइंड में रखेंगे तो उम्मीद है कि आप एक बहुत अच्छा जो है रिसर्च प्रपोजल लिख सकते हैं। तो जैसे कि मैं हर टॉपिक में आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देता हूँ। प्रीवियस असाइनमेंट में आपने एक टॉपिक लिया हुआ है, आपने अपनी एक प्रॉब्लम फाइंड की हुई है, आपने अपनी उसी प्रॉब्लम के ऊपर रहते हुए अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना है, ठीक है। रिसर्च प्रपोजल लिखने के बाद अगर तो आप ये मुझे चेक करवाना चाहते हैं, जैसे प्रीवियसली मोस्टली स्टूडेंट्स जो है वो मुझे मेल करते हैं और मैं उनका डाटा चेक करके उनको जो है वो रिप्लाई देता हूँ। तो अगर आप रिसर्च प्रपोजल लिखने के बाद मुझे चेक करवाना चाह रहे हैं कि क्या हमने ये सही लिखा है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल एड्रेस मौजूद होगा, आप मुझे अपना डाटा जो है वो वर्ड फाइल बना के आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस लाजमी तौर पे कीजिएगा। अगर आप चेक करवाना चाह रहे हैं तो लाजमी तौर पे मेल कीजिएगा। तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।